हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, मैथ का जितना भी पिछले 2 से 3 बार में पीवाईक्यू हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उनको हम सीरीज वाइज मतलब वीडियो दर वीडियो सॉल्व आउट करेंगे। हर पेपर के 18, 19, 20 जितने भी सवाल हैं उनको एक वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह से 18 से 20 वीडियो हम कवर करेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको बेहतर आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह के सवाल कि लेवल क्या है, कितने टफ आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, तो उस सब का आपको आइडिया मिल जाएगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें हम देखने वाले 17 फरवरी 2024 का पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती। सवाल नंबर 1 पर आते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? ये बोलता है 17.28 डिवाइड बाई एक्स, नीचे दिया हुआ है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, बराबर में दिया है 2। अब हमें यहाँ पे निकालना है x का मान। x के मान के लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप बेसिक फंडा समझिए कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है। बराबर में क्या आएगा? AD इक्वल्स BC। एक फंडा ये होता है, अगर यही 3 डिजिट में ही है, अगर a अपॉन बी अपॉन सी है तो ये ऊपर जाएगा, ये वाले के साथ कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर बी सॉरी, इसको रब कर लीजिए थोड़ा सा। ये हो जाएगा AC बराबर बी। ये आपको फिलॉसफी पता है, मतलब ये आपको तरीका पता है, तो आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17.28 डिवाइड बाई एक्स, नीचे 36 दूना 72, 72 कर लीजिए। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, टोटल दशमलव 2 अंकों के पहले लग जाएगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद कंफ्यूजन होता है तो जितने भी पहले आप नॉर्मल 36 देखिए, इसको 0, 2 सिर्फ 2 देखिए, 36 दूना 72 कर लीजिए। दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनको काउंट कर लीजिए और उतने ही अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब बराबर में क्या है? बराबर में है 2। अब आप देखिए, नीचे 36 था तो इसके नीचे हमें एक लेने का स्कोप था, तो हमने एक ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको आप रब कर दीजिए। हाँ, हम देखते हैं तो ऊपर 17.28 ही रहेगा, ऊपर 17.28 ही रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा? 0.72x, इधर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, इधर 2 एक कम 2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? इधर ये हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, इतना हो गया। 72 से काटिए, 12 से काट के देखते हैं। देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 से 84 कर दीजिए और 2, 12 दूना 24, 6 से काटिए, 6 कम 6, ये आ गया 12। तो x का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक कम 2, यानी कि x बराबर 1 हुआ और ये बचा 12। x की वैल्यू क्या आ गई? 12। इस तरह से आपका अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है और आपको जो भाग वाला तरीका है वो पता है, और बस इतने से आपका सवाल हो जाएगा, और कुछ नहीं भी पता है तो उसकी कोई खास आवश्यकता होगी नहीं यहाँ पे। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पे हम देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक इक्वेशन दी हुई है और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और ये दिया है, मतलब कुल मिला के जोड़ना है, दशमलव का जोड़ है और कुछ इसमें अलग नहीं है। ठीक, क्या करिएगा आप, इस पे मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, यहीं पे देख लेते हैं कि पॉइंट, अच्छा लिख ही देता हूं, 50 72.19 जोड़िएगा इसको, 1 मिनट। 50 72.19 में आपको जोड़ना है 368 पॉइंट का 312। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या इसमें जोड़ा जाए। ये आंसर हमारा 9018.618 ये मिल जाए। ठीक है, तो आप सिंपल सा है कि इसको उधर जाके माइनस कर दीजिए, फिर इसको उठा के माइनस कर दीजिए, इतना सा करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक, तो इसको 190 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक 3 अंक 3 अंक, हमको दशमलव के बाद समान अंक बनाने थे, हमने बना लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 से 0 जोड़, 2
1 में 9, 0 हासिल आया 1, 3 में 1, 4 1 5। ठीक, सॉरी, इसको आप इरेज कर दीजिए, यहां पे आप लगा दीजिए पॉइंट। ठीक, पॉइंट लगाया, 8 2 10 हासिल आया 1, 6 7 13, 1 14 4 हासिल आया 1, 3 1 3 4। ठीक, उसके बाद ये 5 आ गया, ये आ गया, प्लस का क्वेश्चन मार्क, बराबर का कहां गया, बराबर का 90 18 .618। ठीक, अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क बराबर ये संख्या उठ के उधर चली जाएगी और माइनस कर देंगे। अब इधर ले आइए, 54.502, इसको हम माइनस करेंगे। 8 में 2 गया, 6 बचा, 1 में 1, 6 में 5 1 पॉइंट, ये आ गया 8, 1 में 4 गया, 11 में 4 गया 7, ये 9 में 4 गए 5 और 8 में 5 गए 3। 3578.116 ये आपके क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ गया। 3578.116 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। बोलता है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, ठीक है, यदि उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक है 13 तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल जब भी आपके पास आएंगे, आप ये बात समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो इसके मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8। इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12। ठीक, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के फैक्टर में सबसे अधिक जो संख्या हम ले सकते हैं वो क्या है, तो एक तो 2 उठाया, 2 लिख लिया, दूसरा भी 2 मिल रहा है क्या दोनों में, दूसरे में दोनों 2 मिल रहा है, तो ये आपका कुल मिला के इसमें 4 ऐसी संख्या है जो हम दोनों से निकाल सकते हैं। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है वो 4 है। तो बची जो संख्याएं क्या है, वो 2:3 के अनुपात में हम बोल सकते हैं कि जो बची संख्या है वो 2:3 के अनुपात में है और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 4 है। हमने बोला कि कोई दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, तो संख्या बताओ, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, 8 और 12 निकल आएगा। यही तो संख्याएं थी ना, तो बस यही आपका सवाल भी है, यही आपका सवाल भी है। इसको इसी मेथड से कर लेंगे कि 13 और 9 के अनुपात में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 13 ही है, तो 13 को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 13 में 169 और 13 9 जो भी है आप लिख दीजिए 117। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या है तो 169, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर कट, समझ में आ गया कि हम ये मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपसे क्या कहता है, 4 बोले तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल नंबर 114 था, इसलिए यहाँ पे 114 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बोलता है आपसे कि रोहन और सोहम की वेतन 2:3 के अनुपात में है। ये आपके रोहन हो गए और ये आपके सोहम हो गए, इनका जो रेशियो है 2:3 का है। यदि दोनों के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। अब क्या बोलता है कि इनके वेतन में, इसको हम 2x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं। अब बोलता है कि इनके वेतन में कितने की 2000 की वृद्धि हुई है, इनके में भी वृद्धि हो गई, तो नया जो अनुपात है वो कितना हो गया, 40:57 हो गया है। कितना हो गया है, 40:57 हो गया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 57 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 40 का इधर करेंगे। 57 दूना 114 x प्लस 57 दूना 114 ही कर लीजिए सर। 57 दूना क्या हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, इरेजर सिलेक्ट करना होगा। हाँ, 57 दूना 114, 3 0 कर दिया आपने, बराबर क्या किया, 40 3 120, 120x प्लस 40 दूना 80, ये आपका 80,000 हो गया। ठीक, अब 114 112 120 में, सॉरी 120 है, 120 में 114 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 06x हो जाएगा। ठीक है, ये है 1,14,000 में से 80,000 माइनस करिएगा, ये आपका बचेगा 34,000। किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। सोहम बोले तो सोहम नीचे वाले हैं, नीचे वाले का वैल्यू क्या है 3x। हमने क्या माना था, नीचे वाले की जो जिसका वेतन है वो 3x है।
अब हमें 6x का वैल्यू पता है, तो 3x करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड किया 3x बचा, इसको 2 से डिवाइड करिए 17,000। यानी जो सोहम भाई साहब है इनके पास जो वेतन मिल रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर डी 17,000 मिल रहा है। इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व करिए। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 115 क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। किसी स्कूल में 20% जो छात्र हैं वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक, अगला बोलता है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या बराबर 10 वर्ष के छात्रों की संख्या का, ओ यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको 2/3 कर लीजिए, संख्या का 2/3 है जो कि 48 है। तो देखिए भैया एक स्कूल है, ठीक, इसमें 3 तरह के बच्चे हैं, एक है बिलो 10, एक है बराबर 10 और एक है प्लस 10 यानी कि 10 से बड़े। कुछ बच्चे 10 से छोटे हैं, 10 साल से छोटे हैं, कुछ 10 साल के हैं और कुछ 10 साल से ज्यादा के हैं। ठीक, हमें क्या दिया है? 10 वर्ष के छात्रों की संख्या का 2/3 है जो 10 वर्ष से अधिक के हैं, और 10 वर्ष वाले कितने हैं? 48 है। 10 वर्ष वाले कितने हैं? 48 हैं। और 10 वर्ष से ज्यादा वाले कितने हैं? 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या बराबर 10 वर्ष के छात्रों की संख्या का 2/3, यानी कि इसका 2/3, 48 का 2/3, 16 तिया 16 दुना यानी कि 32। 10 प्लस साल वाले कितने बच्चे हैं? 32। ठीक, तो 48 और 32 मिला के कितने हो गए? 80 हो गए। ठीक, अब हमें बोलता है कि किसी स्कूल के 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 20%, अब यहां पे इसको समझिए, पहले इसको हम रब करते हैं। 20% जो है ये -10 वाले हैं, 10 साल से कम वाले हैं, तो 80% रिमेनिंग हुए, यानी कि 80% जो है वो 10 साल या 10 साल से ऊपर के हैं। और ये 80% की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 80 निकाली है। 80% की वैल्यू 80 है, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आएगी। यानी कि जो 10 साल से कम वर्ष वाले ईयर वाले बच्चे हैं वो कितने हैं? 20 है। क्लियर कट? इस तरह से आप सवाल करिएगा। तो अब हमसे पूछा गया है टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 80% बराबर 80, तो 100% टोटल होगा, 100% बराबर 100। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। इस तरह से आप इस सवाल को सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है किसी संख्या, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। इसे 17 से विभाजित करने पर क्या किया, विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ठीक, इसको आप इस तरह से करिए कि एक संख्या है 18, 18 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 18 को 8 से मत करिए, 18 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 18 को या फिर 18 ना मानते, कुछ और मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं 22, एक संख्या मान लेते हैं 22, और 22 को डिवाइड करना है 6 से। शेषफल क्या आएगा? 6 त्रिक 18, 4 शेषफल आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब हम बोलते हैं कि अगर इसी संख्या को 3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? अब इसी संख्या को 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल 3 सत्ते 21, 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो 3 संख्या है ये क्या है? 6 का ही मल्टीपल है, यानी कि जो 6 है, ये जो बड़ी संख्या आपने पहले बताई है, ये छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है, बराबर पूरा 3 दूना 6 पूरा कट रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम जो शेषफल है 4 है, इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस आंसर के बराबर होगा। क्लियर कट? यही फंडा यहाँ अपनाना है। कोई संख्या है जो 119 से डिवाइड हो रही है, सपोज वो 119 से डिवाइड होगी तो 19 शेष बचती है, यानी कि वो संख्या मान सकते हैं 119 + 19। ठीक, मान ले, कोई दिक्कत? भाई इतना था, ये टोटल आप देखिएगा तो कितना, 9 9 18 2 1 3 138 है। ठीक, 138 कोई संख्या जो 119 से डिवाइड हो रही है। अब बोलता है कि 17 से विभाजित करें इस संख्या को। 17 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो 119 तो 17 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, तो 7 बार में ये पूरा कट जाएगा। 19 को क्या होगा? 17 + 2 लिख सकते हैं, 17 कट जाएगा 2, यानी कि 2 आपका जो ये पूरा कट गया और ये आपका शेषफल बच गया। ठीक है,
ये तरीका है इसको करने का। मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि अब मैं समझाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको आता है नहीं आता है ये एक अलग विषय हो जाएगा, ठीक। इसको और भी इजी वे में हम करेंगे तो क्या करेंगे, एक लाइन में, या फिर इसको आप ओरली भी कर सकते हैं। 119 से 119 से विभाजित करने पे 19 से बचता है। 17 इससे डिविजिबल है, इट मींस ओके, हम डायरेक्ट 17 से 19 को डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। 17 से 19 डिवाइड करके 17 कम 17, 2 से स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक। वो आपको समझाने के लिए किया गया था। चलिए सवाल नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 117 पे आते हैं तो हम देखते हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद में इतना और 6 वर्ष बाद में इतना हो जाती है, तो अनुमानित मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर कोई धनराशि है 3 वर्ष में 4460 होती है, फिर अगले 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष है, फिर अगले 3 वर्ष में कितना 6690 होती है, ठीक। तो मूलधन यानी कि पी की वैल्यू अनुमानित पूछ रहा है। तो देखिए जिस रेशियो में ये बढ़ता है उसी रेशियो में ये बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा चलता है जनरली, ठीक। तो ये कितना गुना बढ़ा, 4460 डिवाइड, इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे 6690 को हम डिवाइड करेंगे 4460 से, 223 का दिख रहा है मल्टीपल, ये 0 से 0 कटा, 223 तिया 200 दुन्ना, 223 दुन्ना हो जाएगा, ठीक। और 3 को 2 से डिवाइड करिएगा 1.5, यानी कि ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना है। तो इसका भी ये कितना गुना होगा, 1.5 गुना होगा, ठीक है। अब ये अगर 1.5 गुना है तो P गुणे 1.5 बराबर 4460 आना चाहिए। तो P बराबर 4460 डिवाइड बाई 1.5 कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 से डायरेक्ट काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना करिए, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 15 दूना 30 हो गया। अब बचा आपका पास 14 और 6 146, 15 नवैया 135, बचा 11 110, 15 96 15 8 एक 15 7 105, 6 15 चौको 60, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से 15 दूना 34, 15 दूना 30, 11, हाँ ठीक है, 11 बचेगा, 11 जो है 14 बचेगा, 14 और 146 हो जाएगा, 15 नौया यहाँ पे 9 करिए, ठीक। अब उसके बाद 15 135, 11 बचा, 110 हो जाएगा, 15 7 105, 105 5 बचेगा, 15 दिया 45 और फिर 5 बचेगा, तो 297, बस यही आपका आंसर। आप आगे करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 118 क्या कहता है आपसे, ये बोलता है 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 2P बराबर 3Q और Q बराबर 4R, ठीक। तो यहां से आप P अपॉन Q निकाल दीजिए, 2/3, यहां से Q अपॉन R निकाल दीजिए, 4/1। जब यहाँ Q की वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 2/3 था, सॉरी 3/2 करिए इसको, 3/2, ठीक। यहाँ पे Q की वैल्यू 4 है तो यहाँ भी आप इसको 4 करिए, या फिर यहाँ 2 कर दीजिए, 2 में से कोई एक काम करना होगा, तो इसको 2 करना टफ हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, इसलिए उसको 4 करते हैं। इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6 और 4, ठीक। अब देखिए PQR रेशियो क्या है, जब P 6 है तो Q क्या है 4 है, जब 6 है तो 4 है, और जब Q 4 है तो R क्या है 1 है। क्लियर कट, ये आपको चीजें यहां से मिल गई। आगे बोलता है 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा, 27,500 ये आपका लाभ है, इसमें से R का हिस्सा, R भाई साहब क्या है, R का लागत क्या है या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट है 1 रुपए, कितने में से 6 4 10 11, 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 11 भाग में से, तो उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक। अब 11 काटिए, 11 दूना 22, 11 बचे 55, यानी कि जो R को मिलता है वो 2500 रुपए ओनली मिलता है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 119 की ओर। सवाल नंबर 119 आपसे कहता है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 3.75 है। इनका योग क्या आ जाएगा? इनका योग, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसका योग मिल जाएगा। 6 पंची 30, 6 7 6 42, 42 3 45, 80 4, 6 3 18 20 21, 21 पॉइंट 2 अंकों बाद है तो पॉइंट 2 अंकों बाद। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 6 पंची 30, 3 6 42 से 18 18 4 22 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई से कर लीजिएगा। आगे बोलता है दो संख्याओं का औसत 3.2 है। अगली दो का औसत क्या है? 3.2 है। इसका योग करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। योग क्या आ जाएगा? 32 दूना 64, 6.4 आ जाएगा। आगे बोलता है अन्य दो का औसत 3.55 है, 3.55 है। अन्य दो का औसत क्या है? 3.55 है। इनका योग करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर आ जाएगा 55, 7.10 आ जाएगा आपका। 7 पॉइंट कर लीजिएगा, अनुपात लगा दिया है गलती से। इसको आप रख करिए, इसको आप कर दीजिए 7.10। ठीक, अब आपने देखा कि टोटल 6 संख्याएं हैं, उनमें से 2 ये और 2 ये, टोटल का योग है 22.50 और इन दो का योग मिला कितना हो रहा है? 6.4 और 7.10 आप जोड़िएगा तो 7 6 13 और 40 10 50। ठीक, यानी कि ये 6 संख्याओं का योग है और ये 4 संख्याओं का योग है। बात क्लियर? अब आप माइनस कर दीजिए, बची हुई 2 संख्याओं का योग निकल आएगा। माइनस करिएगा, 50 से 50 जीरो हो गया, पॉइंट 22 में 13 आ गया, कितना? 9। ये आपकी रिमेनिंग 2 संख्याओं का योग 9 आ गया है। आपसे पूछ क्या रहा है? शेष 2 संख्याओं का औसत। जब इनका योग 9 है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर जितनी भी संख्या है उनका योग बटे नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितनी संख्या है, 1 है 2 है 10 है, तो वो, तो भैया 9 इनका योग है और संख्या कितनी बची है? 2। डिवाइड करेंगे, 4.5 आपका आंसर। 4.5 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। इस तरीके से इस सवाल को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे यूनिट डिजिट और कुछ और भी अन्य तरीके के आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो सवाल को मुझवानी 10 सेकंड में 20 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें तो उस केस में अच्छी हैं जब आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा मारामारी हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपने तैयारी अच्छी की है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अल्ट्रा लेवल के कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता है। कांस्टेबल का पेपर है, आपने अगर एसआई का पेपर देखा होगा तो वहां उसके लेवल को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि लेवल कैसा आने वाला है। लेवल ऐसा नहीं कि बहुत आसान आने वाला है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप बहुत एडवांस लेवल में पढ़ने चले जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी सवाल हो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हों। बेसिक कॉन्सेप्ट का होने का फायदा क्या होता है कि अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, एटलीस्ट 2 साल बाद भी करिएगा तो उसके बाद भी आपको वो आसानी से आप उसको कर लेंगे। हो सकता है कि पहले या जो आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 मिनट में हो रहा हो, 2 साल बाद वो 4 मिनट में हो जाए। कैलकुलेशन स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बात समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट फिर मिस नहीं होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 119 हो गया है, 120 की ओर बढ़ते हैं। 120 क्या कहता है? बोलता है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3, यहाँ भी 2/3 ही है, यहाँ पे इसको कंप्यूटर उठा नहीं पा रहा है। कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई वस्तु है, उसको एक निश्चित दाम पर बेचा जाता है। ठीक, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक, देखिए हम यहाँ पे मानेंगे क्या? 100 मानेंगे तो 2/3 निकालेंगे, दिक्कत आएगी। हम 2/3 से कोई संख्या कटे वो मान लेंगे। हम चाहे तो 48 जैसे लास्ट टाइम था कर सकते हैं, या फिर हम 30 मानते हैं। ठीक, इस कीमत पे उसको हमने बेचा, कोई दिक्कत? हमने 30 क्यों माना? क्योंकि जब हम 2/3 करेंगे तो 3 नीचे से कट जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अब आगे बोलता है
उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 30 के 2/3, 3 दामा 10 दूना 20, यानी कि 20 रुपए पर बेचने पे क्या होता है, 10% की हानि होती है। हानि होती है यानी कि जो 20 है ये क्या है, उस वस्तु का 90% लागत है। ठीक है, अब 90% 20 है तो बोलता है मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 100% कितना होगा, ये हो जाएगा भाई, इसको 90 इधर भेज के 100 मल्टीप्लाई करना है, तो 20 गुणे 100 डिवाइड बाई 90, ये हमारा वस्तु का लागत मूल्य निकल आया। अब इसको काट पीट नहीं रहे, काटेंगे पीटेंगे बाद में, ठीक, कि 100% इतना है। अब बोलता है वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पे परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। हमारी लागत है 20 गुणे 100 बटे 90, इस पे हमें लाभ हो रहा है कितने का, y% का, y% का लाभ हो रहा है। तो ये कीमत ये कितने में बिक रही है, ये हमने बेचा था शुरू में 30 रुपए में। ठीक है, ये समझना होगा। क्लियर कट। अब 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 एक कम 2, 15 दूना 30 हो गया, और उसके बाद 15 9 135, y बराबर 135। यानी कि अगर उसको हम इतने में बेचेंगे या फिर 30 रुपए में बेचेंगे तो वो हमें 135% पे बिक रही है, यानी कि 100% आपका हो गया उसका लागत और 35% हो गया आपका लाभ। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन लेंदी है नहीं एक्चुअल, जो आप खुद से करेंगे समझ के करेंगे तो ये सब जितना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इसको आप ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि वो मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव काम कर रहा हूं। अगर मैं इसको खुद से करूंगा, अपने अपने एग्जाम के लिए करूंगा, तो ये सवाल मैक्सिमम कैलकुलेशन जो है वो आपके मन में हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन आसान है इसका। ठीक, अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद, कितना, 21वां पद का मान निकालना। ठीक, आप देखेंगे समांतर श्रेणी का सवाल है, इसमें किसी पद का मान निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n कौन सा पद है, नंबर ऑफ पद बोल देंगे अभी कौन सा पद। ठीक, 20वां 21वां ये हो जाएगा, a प्रथम पद, डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस है, और उसके बाद कुछ बचा नहीं। ठीक, टी एन बराबर टी 21 हो जाएगा, ए बराबर पहला पद कितना है आपका 26 है, प्लस n माइनस 1, m बराबर क्या है 21 है, 21 में एक गया 20, डी कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस -6, यहां भी देखेंगे -6 यानी कि सेम सेम, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 से। अब देखिए T21 बराबर 26 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 छक्का 120, इसको माइनस करेंगे, T21 की जो वैल्यू आएगी माइनस का 94, ये आपका आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 121 हो गया है, 122 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 122 क्या कहता है, सवाल नंबर 122 कहता है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान है आपका, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये कितना है 13.86, कितना है 13.86 हेक्टेयर है। ठीक, आगे बोलता है 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करनी है। बाड़ लगाने का मतलब यहाँ पे कोई एक पोल गाड़ेंगे, यहां से पूरा बाड़ लगाना शुरू करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे। इट मींस हमसे इसका परिधि पूछ रहा है, हमें एरिया दिया है, क्या दिया है, इसका एरिया क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 13.86 हेक्टेयर है, मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यूनिट दिया है, गुणे 1000 कर लेंगे, 1000 मीटर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर का
138600। 2 जीरो कट गए क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं, 11 से काटिए, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 छंग 66, 2 जीरो, ये हो गया 11 दूना 22। 2 से काट दीजिए, ये कटेगा 2 छाक 12, 2 त्याई 6, 6300। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया आपका 6300 गुणे 7। पूरा मल्टीप्लाई मत करिए, आर की वैल्यू निकालिए। अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 7 यहाँ और एक 7 इससे निकल आएगा। 7 9 63 होता है ना, तो 7 आ गया। अब इसमें जो 9 बचा, 9 का 3 आ जाएगा, और जो 2 जीरो बचे, 2 जीरो मतलब 100, 100 का 10 आ जाएगा। ठीक, तो आर की जो वैल्यू आई 7 त्रिक 21, 210 आ गई। ठीक, ये आपने निकाल लिया आर। अब आर निकल आया है तो हमें निकालना है क्या, इसकी परिधि। परिधि का मतलब, इसको थोड़ा सा रफ कर लीजिए। परिधि का मतलब हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू 210 निकली है। 7 त्रिका 30 हो गया, ये हो गया 44, 22 दूना और गुणे 30। इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13। ये आपका इतने मीटर इसकी परिधि, मतलब कोई बाड़ लगाएंगे तो वो 1320 मीटर लंबी इसमें लगेगी। अब 1 मीटर बाड़ की लेंथ कितनी है, तो प्राइस कितना है 3.2। 1 मीटर का प्राइस कितना है 3.2। 13 तिया 39, 40, एक मिल गया और कोई मिला नहीं। इट मींस ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, मानित ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को सॉल्व आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा आपके। सवाल नंबर 123 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 123 आपसे कहता है कि एक लड़का 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से, अच्छा एक बात और, क्योंकि मैं स्टेशन मास्टर के पद पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, मेरा स्टेशन के बगल में ही क्वार्टर है, तो गाड़ी मतलब ट्रेन के आने जाने की आवाज जब पास होती है तो हॉर्न बजाती है, तो उसकी आवाज थोड़ा को डिस्टर्ब कर सकती है, उसके क्षमा प्रार्थी है, उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। एक हमारा वर्गाकार मैदान है, इसकी साइड क्या है 25 है, क्योंकि यहां से दौड़ेगा चारों ओर दौड़ता है, ये बोला है ना, चारों ओर दौड़ेगा तो 1 25, 2 25, तीसरा 25, चौथा 25। वर्ग है, सभी भुजा बराबर होती हैं। परिमाप, चारों तरफ दौड़े तो परिमाप निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला 4a, 4 गुणे a की वैल्यू 25, 25 चौको 100, यानी कि वो भाई साहब 100 मीटर दौड़े हैं। ये पूरा वर्गाकार कवर करने में 100 मीटर उन्होंने दौड़ लिया। इनकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर कितना 1 घंटे में। 9 किलोमीटर का मतलब, सॉरी जी हो गया है ये, इसको मैं 9 लिख देता हूं। 9 किलोमीटर का मतलब 9000 मीटर, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। कोई दिक्कत? हमें चाहिए कितना, हम तो दौड़े, मतलब हम बोले तो जो लड़का है वो 100 मीटर दौड़ा है, 100 मीटर चाहिए। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए 2 जीरो यहां रोक लेंगे, 100 हो गया, 100 मीटर दौड़ेगा। इधर 60 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, डिवाइड बाई क्या आ गया, 100 हमने रोका तो ये 90 बचा, इस 90 को यहां डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पे सेकंड इसलिए बनाया क्योंकि 60 ऊपर नीचे 90 कटता नहीं, अब ये कट जाएगा, तो ये जीरो से ये जीरो, और 3 त्रिका 3 दुना हो गया, 3 एक कम 3 दुना। ठीक, तो ये और ये 40, 20 दुना 40, तो यानी कि 100 मीटर दौड़ने में इन भाई साहब को 40 सेकेंड लगने वाले हैं। ये आपका आंसर। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 123 हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 124 आपसे क्या कहता है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में करते हैं। 4 लड़के बॉयज कर लिया प्लस 6 लड़कियां 6 गर्ल इसी काम को कितने दिनों में 10 दिनों में करते हैं। आगे बोलता है 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। 6 लड़के प्लस 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। अगर हमने बराबर कर दिया तो यहां से या तो हम इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे या तो हम काम निकाल लेंगे, दोनों ऑप्शन हम यहां से निकाल सकते हैं। हमने सही लिखा है 4 बॉय 6 10 दिन, 6 4 8 दिन, 6 4 8 दिन। ठीक है, 10 चौको 40 बॉय,
प्लस 60 गर्ल बराबर 8 छंग 48 बॉय प्लस 8 चौको 32 गर्ल। ठीक, अब 40 बॉय हैं 48 बॉय हैं, 8 बॉय बचेंगे, दोनों ही प्लस प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे। ठीक, बराबर ये भी प्लस ये भी प्लस, 32 में 28 24, 32 में 60 28 गर्ल। ठीक, एक बॉय बराबर या बॉय अपॉन गर्ल बराबर 4 से काटिए, 4 दूना 4 सत्ते, तो 7/2। यहां से हमने निकाल लिया कि बॉय और गर्ल के काम करने का जो रेशियो है 7:2 का रेशियो, यानी कि जो पुरुष है, जो लड़का है वो लड़की की तुलना में अधिक काम कर रहा है, वो लड़का कर रहा है 7 तो लड़की कर रही है 2। यहां से ये डाटा हमको निकल आएगा। अगर हमें ये निकला तो हम इनकी वैल्यू यहां रख दें, थोड़ा काम निकल आएगा। तो देखिए 4b 10, 4b बी फॉर बॉय, बॉय की वैल्यू 7 प्लस 6 गर्ल है, गर्ल की वैल्यू है 2। ठीक, अब आप देखिए 10 7 चौको 28 प्लस 6 दूना 12, 28 12 कितना 40 गुणे ये 10, यानी कि काम कितना है 400 यूनिट काम। इस 400 यूनिट काम को कौन करेगा, कितने दिन में करेगा वो देखते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, कितने, यहां पे आप देख लीजिए इसको, 4 बॉय हैं प्लस 2 गर्ल हैं। ठीक, एक बॉय यानी कि एक लड़का 7 काम करेगा, 7 चौको 28, 28 प्लस लड़की एक दिन में 2 काम करती है, 2 लड़कियां हैं 4 काम करेंगी, एक दिन में 32 काम कर रहे हैं। काम टोटल कितना है, काम है 400, हमने निकाला है ना, ये हमारा टोटल काम कितना है 400 है। 400 काम है और पर डे 32 काम हो रहे हैं इन लोगों द्वारा, तो कितने दिन लगेंगे, ये काटिए, 8 5 40, 8 चौको 32, ये हो जाएगा 25/2, ये आ जाएगा 25/2, ये 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25/2 आपका डी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 125 की ओर। सवाल नंबर जो 125 है, या आप 25 से 29 लिखा है ना, 25 से 29 स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। मतलब 25 से 29 जितने भी सवाल है, 25 26 27 28 29 5 सवाल इस चार्ट के ऊपर बेस हैं और इसी चार्ट को अध्ययन करके हम उस सवाल को करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं, इसको आप इरेज कर दीजिए जो भी आपने लिखा है इस पे। हाँ, सवाल देखते हैं, बोलता है 5 और 6 का औसत उत्पादन किन वर्षों के औसत उत्पादन के बराबर है। 5 और 6 का औसत उत्पादन हम पहले देखेंगे। 5 और 6 का औसत उत्पादन, देखिए 5 और 6 का औसत उत्पादन कितना है, इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कलर ताकि आपको दिखे। 5 और 6 का औसत उत्पादन यहाँ पे 70 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 55। 70 55 को जोड़ देंगे, 70 प्लस 55 जोड़ेंगे तो 125, 125 का आधा करेंगे, औसत निकालेंगे। औसत मतलब 2 लोग हैं तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6 2.5, 62.5 आ रहा है। ठीक, अब बोलता है कि किन दो का, इसको आप सिलेक्ट करिए, हाँ, किन वर्षों के औसत उत्पादन के बराबर है। हम पहला ऑप्शन लेते हैं 2 और 7, 2002 और 2007। 2002 हम देखेंगे, 2002 और 2007। 2002 में कितना है, यहाँ 45 लिखा है, आपको संभवतः दिख नहीं रहा होगा, और 2007 में लिखा है 80। तो 80 और 45 कितना हो रहा है, 125 हो रहा है, 125 का आधा 62.5, यानी कि सेम सेम, तो कहीं आगे नहीं जाएंगे हम लोग, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, उसके लिए सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, एडिटिंग में थोड़ा सा इशू है। ठीक है, 2002 से 2007 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, बोलता है कि 2001 की तुलना में 8 के उत्पादन में लगभग कितने % का वृद्धि हुआ। 2001 और 2008, आप देखिए 2001 और 2008, 2001 में है 30, 2008 में कितना है 85। भाई देखो 30 3 90 लगभग 30% हुआ है। आप ऑप्शन पे आइए, देखिए यहां पे था 30, पेन सेलेक्ट कर लीजिए, 2001 में है 30 और 2008 में है 85।
तो यहां से यहां कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, लगभग लगभग 270-80 के आसपास ग्रोथ हुई है। तो या फिर हाँ, ग्रोथ 270 नहीं, 170 के आसपास हुई है। कितनी ग्रोथ हुई है, तो आप देखेंगे ग्रोथ हुई है यहाँ पे 30-55 की ग्रोथ हुई है। लगभग लगभग कितना, 183 के आसपास ग्रोथ हुई है। क्यों, 200% होती तो 90 होता, 166 होती तो 30 दो 50, 50 की यानी कि 80 होता। तो ये दो ऑप्शन नहीं है, ठीक, बचा ये और ये। अब 195 क्यों नहीं, 195 का मतलब ये एकदम क्लोज होता है, ये 89 या 88 के आसपास समथिंग होता। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन बचा। इस तरीके से इस सवाल को हम आसानी से कर लेंगे। डीआई में हम बहुत सारा केस जो है वो नियर बाय कैलकुलेशन से करते हैं, कि जरूरी नहीं कि हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट करें, हमसे आंसर मांगा, हमसे ये नहीं बोला कि हमको पॉइंट के 3 अंकों तक आंसर देना है, ठीक। अगर हमारा आंसर मैच कर रहा है, लगभग लगभग पहुंच रहा है, तो हम वहां पे उसको एक कैलकुलेशन बेस पे, अंधी बेस पे नहीं, कैलकुलेशन बेस पे टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 127, कितने वर्षों के उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था। कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था, मतलब सबका जोड़ेंगे, उसका औसत निकालेंगे, और उसके बाद किनका औसत उससे ज्यादा था वो हम देख लेंगे, ठीक। अब देखिए इस सवाल को हम फिर से यहां पे आते हैं, जोड़ते हैं। 30, 45, 75, 75, 65, 80, 140, 140, 50, 190, 190, 70, 260, 270, 55, 325, 325, 80, 405, 405, 80, 85, 490, टोटल ये है 85, ठीक। तो देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अनुमानित आपका 490 है, ठीक। 3 3 6 2 8, 490 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 48, 61 के आसपास आ जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए, 45, 60, 100, 110, 140 हो गया, ये 140, 190, 260, 260 और 80 कितना हो गया, 260, 300, 340 हो गया, 340, 350, 350, 400, 480 आएगा, सॉरी ये आएगा 480, 480 से काटिएगा 8 6 48, 60 आएगा। औसत क्या आया, औसत आया 60। कितनों का उत्पादन इससे ज्यादा है, 1 2 3 और ये 85 4, यानी कि 4 जन का उत्पादन इससे ज्यादा है। इस तरीके से इस सवाल को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल सॉल्व आउट हो जाएगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज वृद्धि हुई, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंटेज वृद्धि हुई। 30 से 45 कितना हुआ, 50, सॉरी 30 से 45 50% यहां से यहां बढ़ा। 45 से 65 50% से कम है, तो कम हुआ है। 50 से 70 ये भी 50 से कम है, 75 होता अगर। 70 से ये भी बेकार हो गया। 55 से 80 50% से कम है, 50% से कम है। यानी कि जो पहला साल है 2002 में पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो आपका आंसर 2002 हो जाएगा इस सवाल का, 2002 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अब सवाल नंबर आखिरी, इस पूरी जो मैथ थी यहाँ पे 19 सवाल लगभग मिले हमें, और 19 में से आखिरी सवाल है, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। 2003 से 4 तक उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की गिरावट हुई, एक बार देख ही लेते हैं, छोड़ना क्या ही है। 3 से 4, 3 से 4 गिरावट 65, 65 से 50 हो गए, आप कितना हो गए, 65 से 50, 65 से 50 हो गए, 15 की गिरावट हुई है। 15 65 का कितना परसेंट है, ये आप निकाल लीजिएगा, जो भी है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व करेंगे। अब कुछ सवालों में हो सकता है आपको ज्यादा लग रहा है, तो देखिए जो एग्जामिनर है वहां पे इसीलिए बैठा है कि कुछ इजी सवाल है, कुछ टफ सवाल है, कुछ मॉडरेट सवाल हो, कुछ में देखते ही सवाल हो जाएंगे, जैसे कि 119 और डिवीजन वाला था कि शेषफल इतना आता है, 17 से डिवाइड करने कितना होगा, ये मुश्किल 3-4 सेकंड का सवाल है, देखते ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, जैसे वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था, वो ट्रिकी सवाल था थोड़ा सा, या जैसे पुरुष और लड़के वाला, मतलब लड़के लड़की काम कर रहे थे अलग अलग, वो आपका थोड़ा लेंदी सवाल था।
तो ऐसा होता है, कुछ सवाल टफ आएंगे, कुछ इजी आएंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के आएंगे। ठीक है, चलिए आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पे बने रहिए और अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।